स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम ले आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिस सीरीज में पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर वाइज करेंगे, हर एक चैप्टर में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप यही सीरीज देख लेते हो तो आपके 80% तो श्योर है कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है अपना सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि 50 ml ऑफ एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 50 ml लेते हैं जिसका मोलर मास 180 ग्राम होता है, कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इसके कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो क्या पूछा आपसे? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है आपको? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, है ना? मोल बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? मोल निकालना पड़ेगा। मोल कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो मोल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद होगा क्या कि मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 22, और Na की वैल्यू, Na क्या था? एवोगैड्रो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये इससे कट गया, एक से कट गया, ये कट गया 1/10, और 1/10 मतलब 0.1। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मोल। अब मोल की जगह मोल रख दो 0.1 अपॉन V मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ये किस में है? मिलीलीटर में। तो आपको पता है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूं 1 लीटर में, किसमें? 1 लीटर में। तो मैं बोलूं 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? 1 मिलीलीटर में, 1 ml में कितना लीटर होगा? 1/1000 लीटर होगा। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी अगर ml से अगर लीटर में जाना हो, मिलीलीटर से लीटर में जाना हो, तो भाग कर दो कितने से? 1000 से। ठीक है, ठीक है। तो 50 को भाग कर दो किससे? 1000 से। तो 50 को भाग करोगे 1000 से तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.1 इंटू में 1000 अपॉन 50, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0, 1 2 1 2। ठीक है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 में 10, तो ये 2 आ जाएगा क्या? मोल पर लीटर। ठीक है, ठीक है। मोल पर लीटर की जगह आप कैपिटल M भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसको 2 कैपिटल M भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंशिएट करना है ऑफ अ सॉल्यूशन। और अगला सवाल क्या है? हाउ कैन बी चेंज मोलालिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलारिटी। ये सवाल 2014 में आया सवाल है। तो सबसे पहले हम मोलारिटी क्या होता है उसको देखते हैं। मोलारिटी क्या होता है भाई? आपको भी पता होगा क्या होता है? नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है उसको क्या बोलते हैं हम? मोलरिटी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया? दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला लिख दो। मोलरिटी क्या हो सकता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किस में होना है? लीटर में। किसमें? लीटर में। तीसरी बात ये लिख सकते हो कि इसकी किसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करें मोलालिटी की। किसकी बात करें? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को किसे दिखाते हैं? कैपिटल M से। अब मोलैलिटी को किसे दिखाते हैं? छोटा m से। तो अगर हम इसकी बात करें तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट
1 केजी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स है उसे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला मोलैलिटी, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला सवाल था कि हाउ कैन बी चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैलिटी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। मोलैलिटी को कैसे मोलैलिटी में चेंज कर सकते हो, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। क्या, ये पता होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है याद करना। m इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 बड़ा M अपॉन 1000 d माइनस बड़ा M इंटू में mb, जहां छोटा m का मतलब क्या है, मोलैलिटी, बड़ा M का मतलब क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, बड़ा M का मतलब क्या है, मोलैरिटी, और D मतलब क्या है, डेंसिटी, किसकी, ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम पर ml में। ठीक है, और MB का मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं सीबीएसई बोर्ड में, मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन आपको ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। अगला सवाल करते हैं, बात समझ में आई, आई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा है, मोलैलिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलरिटी, क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं आपको। कैपिटल M जो होता है ना, वो 10xd अपॉन MB होता है। ठीक है, ठीक है, जहां D का मतलब क्या, कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, और D मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और डेंसिटी किसमें से होना चाहिए, ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल में होगा डेंसिटी तभी यूज करना, उसके अगर नहीं है तो यूज मत करना। ठीक है, एक्स क्या होता है, मास परसेंट, क्या होता है, मास परसेंट। एमबी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, तो देखो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 एक्स मास परसेंट दे रखा है बाय मास, तो 10, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर कितना दे रखा है, 1.2 अपॉन एमबी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर मास 180, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, 1 2 1 2, ये क्या आ जाएगा, 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18, है ना, ये क्या आ जाएगा, 3 6 18, 0.3 और ये 0.66 आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया 0.66, ये क्या आ गया आपका, मोलैरिटी, क्या आ गया भाई, मोलैरिटी, है ना, बिल्कुल। लेकिन मोलैरिटी के साथ साथ क्या निकालना है, मोलैलिटी, क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या एक फॉर्मूला बताया था, शॉर्ट ट्रिक, क्या कि बड़ा एम, एक छोटा एम, सॉरी, छोटा एम होगा 1000 बड़ा M अपॉन 1000 D माइनस बड़ा M इंटू में MB। अभी बताया था ना, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, मैं बोला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकाल चुके हो तो 1000 इंटू बड़ा M निकालना कितना है, इसको 0.66 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, डी डेंसिटी कितनी रखी है, 1.2। इस वाले सवाल में भी डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, है ना, ठीक है। फिर माइनस माइनस, बड़ा M कितना है, 0.66 इंटू MB, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 180। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आप, मैंने सॉल्व कर रखा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 0.67 आएगा। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी है तो जीरो, छोटा m, क्योंकि मोलैरिटी था तो ये क्या लिख देंगे हमें, बड़ा M। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, 0.67 या 0.62 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.62 के आसपास आएगा, कैलकुलेट कर लेना कि 0.62 के आसपास आएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। देखो ये सवाल 2022 में आ रखा है। ठीक है, अच्छा सवाल है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगती है, कम होने लगती है ब्लड में और टिश्यूज में। ठीक है, ठीक है। इसका रीजन 4 ऑप्शन दे रखा है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया को आपने किस में डाला, 846 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज, इतना दे रखा है। क्या निकालना आपको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये कैसे निकालोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर इनटू में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना। डॉट्स में पड़ा है, पी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स है। ठीक है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर निकालना है, इसलिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या निकालोगे, एक तो यूरिया है तो मोल ऑफ यूरिया निकाल लो, मोल ऑफ यूरिया कैसे निकाल लें, गिवन मास, गिवन मास कितना है 30 ग्राम। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CuNH2। इसका मोलिकुलर मास निकालोगे 60 आएगा, ये कटेगा 1/2 मतलब ये 0.5 आएगा। उसी तरह निकाल सकते हो मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 846, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 आता है, काटोगे ये 47 टाइम्स कटेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं निकालना मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने हैं 47 अपॉन टोटल मोल्स, मतलब 47 प्लस 0.5। जब ये काटोगे तो ये अप्रोक्स ये 0.99 आएगा, कितना आएगा 0.99। ठीक है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ निकालना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वाटर का प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना रखा है 23.8, है ना, कितना रखा है 23.8। तो 23.8 रख दो, 23.8 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.99, तो करोगे तो 23.5 आएगा, कितना आएगा 23.5। ठीक है, ठीक है, क्योंकि mm ऑफ Hg था तो ये भी क्या होगा mm ऑफ Hg। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना आ गया 23.5 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, दोनों को डिफाइन करना है और उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो राउल्ट्स लॉ अपने पढ़ा है क्या है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं पी नॉट एक्स और ये पी। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, पी नॉट का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और पी का मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है।
हेनरीज लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यह प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है केएच, जिसको क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी, तो जरा इन दोनों फॉर्मूला को देखो। ये भी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये भी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब जो राउल्स लॉ है, हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन है, केस है। राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। के एच की जगह बस देखो, यहाँ के एच है और यहाँ पे पी नॉट है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो के एच की जगह क्या आ गया? बस पी नॉट। ये जो राउल्स लॉ है ये स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का। कब? जब के एच किसके बराबर हो जाए? पी नॉट के। किसके बराबर हो जाए? पी नॉट के। बात समझ में आई? ये दोनों सवाल भी बोर्ड में आ रखे हैं, ये सवाल 2023 में आ रखा है। ठीक है, ठीक है, नोट करो, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम वाटर। केएफ दे रखा वाटर का 1.86। ठीक है, ठीक है। क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्या है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना मतलब टीएफ निकालना है। क्या निकालना है? टीएफ। ठीक है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ निकालना है आपको। अब आपको पता है कि डेल्टा टीएफ ये किसके इक्वल होता है? के एफ इंटू मोलैलिटी। बात सही है? सही है। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। के एफ दे रखा आपको, मोलैलिटी निकालना पड़ेगा। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। किसमें डाला जा रहा है? वाटर में। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। तो गिवन मास, मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 डिवाइड बाय सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर का ग्राम में दे रखा है तो केजी में करोगे, तो ग्राम से केजी में जाकर क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा टीएफ जो होगा वो क्या देगा? के एफ कितना है? 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी जगह क्या लिखोगे? 60 इंटू 1000, है ना, अपॉन ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 इंटू 250। तो यहाँ से काटोगे पीटोगे, इन सबको काटोगे पीटो, काटने पीटने के बाद ये अप्रोक्स 2.7, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 2.48। कितना आएगा? 2.48। 2.48 कितना आएगा भाई? 2.48। बात समझ में आई? तो ये कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, 2.48 आता है ये। अब आपने पढ़ा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। टीएफ तो निकालना है तो इसको दे लाओ, इसको दे लाओ, तो यहाँ से टीएफ कितना जाएगा? टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ मतलब टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पर यहाँ किस में रखोगे? केल्विन में, क्योंकि किस में निकालो? केल्विन में। और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 273। तो 273 माइनस 2.48, ये घटाओगे, घटाने के बाद ये आएगा आपका 270.52 केल्विन। ठीक है, ठीक है। तो डाटा है, आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा आपका टीएफ कितना रहेगा? 270.52 केल्विन। ये इसका क्या रहेगा? आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? ये सवाल आ रखा है 2021 में, 2022 का आया साल है 2022। सवाल क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m, छोटा m किसकी यूनिट होती है? छोटा m किसकी यूनिट होती है? मोलैलिटी। किसकी यूनिट होती है? मोलैलिटी, है ना। तो मोलैलिटी क्या? मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना रखा आपको? 0.2 ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीवी पूछा आपसे, है ना, और के भी दे रखा है, के भी दे रखा है कितना? 0.52। आपको पता है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू 0.52
मोलरिटी कितना है 0.2, तो ये दो कितना देगा, पॉइंट हटेगा तो 52/100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2/10, 2×4 5×10 बटा 1000 मतलब 0.104, क्या आएगा, ये आ गया 104, है ना, 0.104 कितना आएगा 0.104। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या, आपको निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम पॉइंट। वॉल्यूम पॉइंट मतलब टीवी, देखो पता है डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या होता है, टीवी माइनस टी नॉट बी। टीवी निकालना है, टीवी कैसे निकालोगे, यहाँ से डेल्टा टीवी में प्लस करोगे टी नॉट बी। अभी देखो ऑप्शंस देखो, सेल्सियस में निकालना है तो डेल्टा टीवी कितना है 0.104। अब वॉल्यूम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना होता है प्योर वॉल्यूम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जोड़ोगे तो 100.104 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला देखा है C2H6O2 इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 500 ग्राम ऑफ वाटर में डाला जा रहा है, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, हमें TF बताना है, ये कितना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपने पढ़ा चीज क्या कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF इनटू में मोलरिटी, है ना, बिल्कुल सही। मोलरिटी कैसे निकालोगे, गिवन मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, तो सॉल्यूट गिवन मास और इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ये 62 ग्राम आएगा, तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो वाटर का मास 500 ग्राम में है तो केजी के लिए 1000 से भाग कर दो, है ना, तो कितना आएगा 31/62 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 500 नीचे, 0 5 का 5 10 और ये कितना आएगा 2 और 3 दूनी 6 अपॉन 62 कितना आ जाएगा 1। मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1। हमें निकालना डेल्टा TF, डेल्टा TF KF, KF कितना है, KF दे रखा है 1.86 इनटू मोलरिटी कितना आ गया 1, है ना, तो कितना आ गया 1.86। अब डेल्टा TF किसकी इक्वल होता है, डेल्टा TF इक्वल होता है T0F माइनस का TF, तो यहाँ से TF निकालना है, TF क्या हो जाएगा डेल्टा TF प्लस T0F। डेल्टा TF कितना आ गया डेल्टा TF, अब डेल्टा TF कितना आ जाएगा अपना देखो, ये 1.86 आ गया, अब प्लस T0F फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, क्योंकि जो निकालो किस में निकालो केल्विन में निकाले हो, इसको भी केल्विन में निकालोगे तो केल्विन में 273 होता है, बिल्कुल, तो 273 प्लस 1 तो ये 274.86, ये इसका क्या है केल्विन आंसर। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 274.86। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये 2015 में आया सवाल है, ये 2023 में आया सवाल है। सवाल है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के लिए कौन से प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के इनके प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और चौथा है एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट। इसका सही आंसर क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सम इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इज एडेड टू योर कार्स कूलिंग सिस्टम along with 5 kg of water। ठीक है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकॉल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF दे रखा है वाटर ग्लाइकॉल का कितना, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस का। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी पूछा है। ठीक है, ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे ध्यान दो, टीएफ दे रखा है तो आपको पता है डेल्टा टीएफ जो होता है वो क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। तो यहां से डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं कैसे, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, तो घटेगा तो कितना आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है, के एफ इंटू में मोलैलिटी, है ना, बिल्कुल। डेल्टा टीएफ आ चुका है 15 डिग्री सेल्सियस, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का मास दे रखा ऑलरेडी केजी में कितना 5, तो यहाँ से 5, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने आएंगे 15 इंटू 5 अपॉन 1.86। जब इसको काटोगे पीटोगे, काटने पीटने के बाद ये जो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ये वैल्यू आएगी 40.30, कितनी आएगी 40.30। ठीक है, मैंने काट रखा है, मुझे पता है ये इतना मोल आ जाएगा, तो हमें मोल्स मिल गया। हमें निकालना क्या है टीबी, तो टीबी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है केबी इंटू में मोलालिटी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू में मोलालिटी, है ना, बिल्कुल सही। और डेल्टा टीबी की जगह लिख सकते हो, आपको ये भी पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना, तो डेल्टा टीबी जगह उठा कर रख दो, टीबी माइनस का टी नॉट बी इक्वल टू केबी, केबी कितना है 0.52। मोलालिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स तो आ चुके हैं कितने 40.30 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कौन है वाटर, इसका मास कितना है 40, है ना, तो यहाँ से टीबी निकालना है, तो टीबी कैसे निकालोगे 0.52 इंटू 40.32 अपॉन 5, इधर माइनस इधर आके टी नॉट बी, है ना। टी नॉट वर्ड क्या है, टी नॉट बी क्या है वॉल्यूम पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो प्योर कंपोनेंट का वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना, बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना, वॉल्यूम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 आता है, तो कितना देगा टीबी इक्वल्स टू 0.3 40.32 अपॉन 5, क्या लिखोगे 373। जब इसको आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्स आती है 377.19 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, आप टेम्परेचर चेंज केल्विन में निकालो या सेल्सियस में निकालो, टेम्परेचर चेंज केल्विन में निकालो या सेल्सियस में निकालो, बात सेम आता है। ठीक है, ठीक है, इसी बेस पर हमने ये किया। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 377.19 केल्विन आएगा, कितना आएगा 377.19। बात समझ में आई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एन अननोन गैस X इज डिसॉल्व इन वाटर। एक गैस है अननोन गैस X, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और प्रेशर कितना है 0.25 बार, एंड हैज मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन में दे रखा है 0.04 इन अ सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ X गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल एट द सेम टेम्परेचर। ये सवाल 2022 में आ रखा है सवाल, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। आपने हेनरीज लॉ पढ़ा है, P इक्वल्स टू क्या होता है KH इनटू में मोल फ्रैक्शन, प्रेशर कितना दे रखा है 2.5, हमें KH मोल फ्रैक्शन कितना है 0.04, यहाँ से KH कितना आ जाएगा, KH आ जाएगा यहाँ से
2.5 अपॉन 0.04, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, पॉइंट हटेगा 1 जीरो, तो 1 जीरो से जो कट गया तो ये 2.0 अपॉन 4 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, काटोगे तो रहने दो ऐसे ही। अब क्या गया, व्हेन द प्रेशर इज ऑफ गैस इज डबल, प्रेशर को डबल किया गया, तो पहले प्रेशर कितना था 2.5, और 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, 2.5 का डबल मतलब 2.5 इंटू 2 कर दो, ये क्या आएगा KH इंटू में मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है ना। तो 2.5 में 5 हो जाएगा, KH कितना आ गया 250 अपॉन 4, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 5 इंटू 4 अपॉन 250, 5 चौक 20 अपॉन 250, कट गया, और ये कितना बच गया 2/25, इसको काटोगे पीटोगे तो x जो आएगा वो 0.08 आएगा, कितना आएगा 0.08, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन है किसका, यूरिया का, उसका मोलर मास दे रखा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब किसे दिखाते हैं इसको, पाई से, तो ये क्या होता है CRT, ठीक है, R दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, T मतलब टेम्परेचर, C मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलरिटी निकालना है, ठीक है, तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें लीटर में होना चाहिए, है ना। तो 5% सॉल्यूशन दे रखा है यूरिया का, तो यूरिया का मान लेते हैं मास कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम प्रेजेंट इन 5% सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कितना आ गया 60, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, और आपको पता है लीटर में होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, 0 0 0 0, एक और 0 0, तो कितना आएगा ये 5/6, है ना, ये मोलरिटी आ गया। तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की जगह 5/6 रख दो, इंटू आर की जगह 0.0821, टी मतलब टेम्परेचर कितना रख दूंगा 300, तो जब ये कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू आती है आपकी 20.51, 20.51 मैंने कर रखा है 20.51, ठीक है, और क्योंकि प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी एटीएम, क्या आ जाएगी एटीएम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ये सवाल भी आपका 2020 में आया हुआ है, ठीक है। सवाल क्या है कि आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज विच हैज अ हायर वॉल्यूम पॉइंट एंड वाई, वॉल्यूम किसका, 1 मोलर ग्लूकोज है, 1 मोलर ग्लूकोज C6H12O6, और एक है 2 मोलर ग्लूकोज C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, बोला है किसका हायर वॉल्यूम पॉइंट, तो आपको पता है जो वॉल्यूम पॉइंट होता है वो क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट पढ़ा था ना, है ना, तो एक कैसी प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, है ना, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी बढ़ेगी, मोलरिटी क्या होगी बढ़ेगी, अब मोलरिटी बढ़ेगी इसका मतलब वॉल्यूम पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, मतलब 2 मोलर वाले का ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करो। तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऊपर रख दो और डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे रख दो। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को ही हम आई कहते हैं। आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, ठीक है। ये सवाल 2017 में आया, ये सवाल 2022 में आया। 2022 में सवाल क्या आया देखो, कितना आसान सवाल आया। प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला केस दे रखा है व्हेन i इज फाउंड टू बी मोर देन 1। तो जब i की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो सोल्यूट किस में होता है? डिसोशिएट होता है, डिसोशिएटेड स्टेट में होता है सॉल्यूशन के अंदर। जब i की वैल्यू 1 से कम आती है तो सोल्यूट जो होता है वो एसोसिएटेड स्टेट में होता है सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हेन 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0.512 केल्विन। कहने का मतलब क्या है कि जब 25.6 ग्राम सल्फर को आप डालते हो 1000 ग्राम बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है। कितना लोअर होता है? इतना लोअर हो जाता है ना। तो ये दे रखा क्या? डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ 0.512 केल्विन, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा आपको पता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है? केएफ इंटू मोलैलिटी। पहला चीज तो ये। अब इसमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का फॉर्मूला बताना है या मतलब बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले मतलब 2023 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ पता चल गया कितना है? 0.512। केएफ कितना है? 5.12। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉलिड किससे निकालते हैं? गिवन मास। सल्फर का गिवन मास कितना है? 25.6। अब मान लेते हैं इसका मोलर मास है x। क्या है? मोलर मास x है इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होता है? केजी होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही। तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 जीरो। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो। 1 2 3 1 2 3 1 जीरो से, और ये 1 2 3 1 2 3 और ये कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू 256 बाय एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 256। कितनी आ जाएगी? 256। ये क्या आ गया? x किसको माना था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, हाँ सल्फर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है एक सल्फर का मास, मास ऑफ वन सल्फर, मास ऑफ वन सल्फर, एक सल्फर का मास होता है 32। कितना होता है? एक सल्फर का मास होता है 32, ठीक है। एक सल्फर का मास होता है 32, है ना। मतलब जब 32 होगा, 32 मास होगा, 32 ग्राम होगा तो कितने सल्फर मिलेंगे? एक सल्फर। तो 1 ग्राम में कितना सल्फर मिलेगा आपको? 1/32 सल्फर, है ना। तो कितना ग्राम दे रखा है? 256 ग्राम। तो 256 ग्राम में कितने सल्फर मिलेंगे? 1/32 इंटू 256। ये कितने बार में? 8 बार में कटेगा तो 8 सल्फर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 सल्फर। इतने मास में आपको 8 सल्फर मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S और x लेकर रख दोगे 8, तो एसेट फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से। पिछले साल मतलब 2023 में आया सवाल है, इस साल में रिपीट हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आउट ऑफ 0.1 मोलल। मोलल का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। मोलल, मोलल का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी, है ना। बोला आउट ऑफ 0.1 मोलल और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है, इसकी मोलैलिटी कितनी दे रखी है आपको? ग्लूकोज के बारे में बात चल रही है, इसकी मोलैलिटी कितनी है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, है ना। तो इसकी मोलैलिटी दे रखी है 0.1 एंड 0.1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl। एक और अपने पास KCl, इसका एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दिया है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में, तो जब इसको पानी में डालोगे तो टूटता है K+ और Cl-। जब इसको पानी में डालोगे तो टूटता नहीं ना,
डिसोशिएट नहीं होता, आयंस में अपना डिसोशिएट नहीं होता, है ना, बिल्कुल बात सही है। और इसकी मोलैलिटी कितनी है 0.1। अब इसके अगर मैं आई की बात करूं तो दो, एक केटायन एक एनायन बन रहा है, तो आई के लिए कितनी हो जाएगी 2। इसके लिए मैं इसको जो पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता, ग्लूकोज अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1। कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, है ना, बिल्कुल सही। तो क्या बोला है, विच विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ये सवाल 2019 में आ रखा है, ठीक है, आ सकता है, कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है। आपको पता है डेल्टा टीबी हायर वॉल्यूम पॉइंट ये क्या होता है, आई के बी एम, है ना। तो मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा टीबी पहले ग्लूकोज के लिए, किसके लिए ग्लूकोज, डेल्टा टीबी निकाल लूंगा, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1, केबी रहेगा, एम की वैल्यू कितनी है 0.1, ये कितना है 0.1 केबी। उसी तरह अगर डेल्टा टीबी निकाल लो किसके लिए, केसीएल के लिए, केबी, और एम कितना है 0.1, तो ये 0.2 केबी। तो बताओ कौन सी वैल्यू हाइयर है, ये वैल्यू हाइयर है, तो के वैल्यू क्या है लोअर, ठीक है। तो विच विल हैव हाइयर वॉल्यूम पॉइंट, तो केसीएल विल हैव हाइयर वॉल्यूम पॉइंट, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स है जिसका मोलर मास 50 ग्राम पर मोल है, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन 78 ग्राम बेंजीन, जब सॉल्यूट एक्स को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, तो जो वेपर प्रेशर होता है क्या होता है 90% रिड्यूस हो जाता है। कैलकुलेट द मास ऑफ डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस है 2022 का क्वेश्चन है, शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है। अब बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया ये सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या अपने पास कि बेंजीन था, इसका मास कितना था 78 ग्राम, इसमें आपने एक सॉल्यूट एक्स डाल दिया, है ना, क्या डाल दिया सॉल्यूट एक्स डाल दिया। इसका मोलर मास पता है आपको, इसका मोलर मास ये रखा 50 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स, एक्स का मास कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जो जब बेंजीन था तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन प्योर बेंजीन ये मान लो पी नॉट, है ना, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा तो उसको हमने पी नॉट मान लिया। अब जब प्योर बेंजीन में आपने एक्स डाला तो वेपर प्रेशर रिड्यूस करेगा, तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका 90% रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका x का 90% क्या होता है, x का मतलब जैसे लिखता है x का 90%, तो x का 90% x इंटू 90/100, तो उस तरह इसका 90%, इसका 90% मतलब पी नॉट इंटू इसका 90%, तो 90/100, 0 खत्म, मतलब ये 0.9 पी नॉट, है ना, 0.9 पी नॉट। तो बोला है, तो आपने बोला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पड़ा है, फॉर्मूला क्या होता है P माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, पी नॉट। अब पी नॉट क्या होता है, प्योर पी नॉट, तो पी नॉट अपने पास है ना, पी नॉट क्या अपने पास पी नॉट है, पी नॉट कितना है, पी नॉट माइनस पी एस कितना आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 0.9 पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन था, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास, इसका मास दे रखा है क्या 50, है ना, गिवन मास अपॉन इसको, सॉरी इसका मोलर मास पता है, तो गिवन मास को x मान लो, इसका मोलर मास कितना है 50 इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट कौन है बेंजीन, इसका मास गिवन कितना है एन है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल्स कैसे निकालेंगे गिवन मास कितना है 78 इनटू, ये डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा इनटू हो जाएगा, अरे डिवाइड करोगे ना, मोलर मास, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, मोलर मास निकालोगे 78 आता है, ये 78 ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, फाइनली ऊपर से क्या कॉमन आ गया, ऊपर से पी नॉट कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा 1 माइनस 0.9, नीचे क्या बच गया पी नॉट और इक्वल टू क्या आएगा x/50, है ना, पी नॉट से पी नॉट खत्म, ये घटेगा 0.1 आएगा, तो ये x/50 पॉइंट से घटा तो 1/10 इक्वल टू x/50 कट गया, तो x कितना आ गया 5 ग्राम,
क्या आ गया 5 ग्राम। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स डिजॉल्व, तो जो एक्स आप सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हो उसका मास कितना है 5 ग्राम। कितना है 5 ग्राम। बात समझ में आई? नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है सवाल पेपर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक मिनट रुको। देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताया, आउट ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन व्हिच विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है। डेल्टा टीएफ क्या था, आई के एफ इंटू मोलालिटी, है ना। अब बता है किसका ज्यादा है, तो जिसका आई ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया सबके लिए, ये क्या हो गया फिक्स, तो ये सारा कारण किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। जिसका आई ज्यादा होगा उसका क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। जैसे अपने पास NaCl है, तो NaCl को पानी में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाना, Na+Cl, 2 आयंस बन रहे हैं, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे सोडियम सल्फेट है, इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, 2Na+ और SO4-2, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैसे ही C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, पानी में डालने पे टूटता नहीं है, इसकी आई कितनी होती है, 1 होती है। अब एल्युमिनियम सल्फेट देखो, AlSO4 होल का होल थ्राइस डालोगे, 2Al+3 और 3SO4-2, 3+2, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई? आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, प्रिडिक्ट वेदर बेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इन द फॉलोइंग केस। बताना है कि बेंट ऑफ फैक्टर एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा, किस केस में, ठीक है। पहला है CH3COOH, एसिटिक एसिड डिजोल्व इन वाटर। तो आपको पता है जब एसिटिक एसिड CH3COOH को जब हम वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो टूटता है और क्या बनता है, CH3COOH। जब इसको पानी में डालोगे, इसको जब किस में डालोगे, पानी में, तो डिसोशिएट होता है, क्या होता है, डिसोशिएट, क्या होता है, डिसोशिएट, है ना। तो टूटेगा और क्या मिलेगा, H3O+। तो इसमें क्या होगा, आई जो होगा, आई दे सकते हो 1 और 2, आई कितना होगा 2, मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, मतलब डिसोशिएट हो रहा है तो एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये देखो, दूसरा क्या है, दूसरा से क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड लिया आपने, एसिटिक एसिड, और इसको आपने पानी में नहीं, किसमें डाला, बेंजीन में। मतलब एसिटिक एसिड को, ये चीज याद भी रखना कि जब भी एसिटिक एसिड को, जैसे इसका 2 मोल लेते हो, पानी में डालने पे डिसोशिएट नहीं, एसोसिएट होता है, क्या होता है, एसोसिएट, मतलब ये एसोसिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या होता है, डायमर बनता है, एसोसिएशन होता है इसका, क्या होता है, एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका आई क्या होगा, लेस देन 1, क्या होगा, लेस देन 1। बात समझ में आई? क्या होगा, अगर इसके 2 मोल लोगे तो ये 1 मोल बन जाएगा, इसके 1 मोल लोगे तो इसका आधा मोल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिसोसिएशन नहीं, क्या होता है, एसोसिएशन। जबकि इसको पानी में डालोगे तो टूटता है और एक से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2022 में आया सवाल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है, टू सॉल्यूशन which have same osmotic pressure, same osmotic pressure at given temperature is called isotonic solution। दो सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन का गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन
prepared by dissolving 2.32 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of solution at 25 degrees Celsius, assuming that K2SO4 is completely dissociated। कहने का मतलब क्या है कि K2 completely dissociate होगा तो क्या बनेगा, K प्लस आयन बनेगा और साथ में सल्फेट आयन बनेगा। पोटेशियम कितने हैं, 2, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 3। ये तो पहली बात समझ में आ गया, 2 इसके और 1 इसका, कुछ नहीं तो 1 है, 3 हो गया। हमें निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल क्या होता है, ICRT। आई तो मिल गया 3, सी क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, ये तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 2.32 into 10 की पावर माइनस 2। इसका मोलिकुलर मास निकालोगे ये 174 आएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोल निकल गया बाय वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है, 2 लीटर इनटू आर कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया तो ले लो 0.0821, कितना होता है 0.0821 इनटू टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसको एटीएम में रखा आपने, आर की वैल्यू एटीएम में कितनी होती है 0.0821, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है आर की वैल्यू एटीएम में 0.0821 होती है। और तो टेम्परेचर भी किस में रखोगे, टी क्या होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी किस में रखोगे, केल्विन में। तो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जाओ तो 278 केल्विन आता है ना। इसमें 273 ऐड कर देना, 273 ऐड करोगे, याद है ना, केल्विन इक्वल टू क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। 25 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 25 प्लस 273, 5 3 8 9, 298 केल्विन, कितना आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। अब इसको काटोगे पीटोगे, काटने पीटने के बाद ये जो आती है ना वो 4.3 into 10 की पावर माइनस 3 एटीएम आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर रखा है, ये 4.3 into 10 की पावर माइनस 3 आता है, सॉरी 4.8 आएगा, कितना आएगा 4.8 into 10 की पावर माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। इसको नोट करो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ये सवाल ऑलरेडी आ रखा है 2023 में, है ना, ध्यान देते चलना, 2023 का सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 90%। मतलब इसको जब इसका इतना सॉल्यूशन लेते हो तो इतना डिसोशिएट होता है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है, 95% डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है मतलब डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है 95%, पूरा नहीं टूटता, 95% टूटता है। बोला व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब इसको 95% इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो बताना ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इसको तो नोट कर लो, उसको मिटाता हूं इसको। नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटाते हैं, फिर ये सवाल करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, अपने पास क्या है, N2SO4 है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा, पानी में डालने पे ये 95% हो रहा है, मतलब अल्फा, भाई पानी में डालने पे 95% डिसोशिएट हो रहा है, मतलब इसका अल्फा कितना है 95%, है ना। और आपको पता है कि अल्फा मतलब डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में अल्फा कितना आता है I-1 अपॉन N-1, है ना, बिल्कुल सही। अल्फा कितना है 95%, 95% मतलब 90/100, बिल्कुल सही। आई में पता नहीं -1, N कितने पार्टिकल्स है, सोडियम सल्फेट है तो 2Na+ बनेगा, और सल्फेट कितना बनेगा, 1 सल्फेट। पर ये कब बनता है, जब 100% डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ से N तो निकाल सकते हैं, N कितने हैं, 2 सोडियम है 1 सल्फेट है, तो N के लिए कितनी हो जाएगी 3 -1, है ना। तो यहाँ से 95/100, I-1 3 में से गया 2 ये कितना 50, तो I कितना आ गया 95/50 + 1, ठीक है। तो I कितना आ गया, यहाँ से I निकालोगे तो ये अप्रोक्स कितना आएगा, मैंने निकाल रखा है, ये अप्रोक्स आता है 2.9, कितना आता है 2.9, यहाँ से I कितना आ जाएगा 2.9। अब आपको निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT, I कितना आ गया 2.9, C दे रखा है 0.1 मोलर, है ना, 0.1, R 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में, तो 27 में ऐड कर दो 273,
7×3 = 10, 7×2 = 10, 300। तो कितना आ जाएगा ये 300 केल्विन। तो जब इसको गुना ना करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है, ये आता है 7.14। 7.14 प्रेशर है तो एटीएम, क्योंकि आपने एटीएम में रखा है वैल्यू, है ना। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम NaCl। एक सॉल्यूशन है जिसमें 5.85 ग्राम क्या है, NaCl है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है आपको? 4.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा आपसे इसमें पूछा है ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन। अल्फा कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो पाई इक्वल्स टू ICRT लगा सकते हैं। बिल्कुल, पाई कितना है 4.75। आई कितना हमें नहीं पता। सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? गिवन मास मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास कितना है 5.85 अपॉन मोलर मास, इसका 35.5 होता है क्लोरीन का, और सोडियम का 30 होता है, तो ये 58.5 आ जाएगा। 58.5 गिवन मोल्स निकाला, गिवन मास मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर लीटर दे रखा है ना, पर लीटर मतलब हर एक लीटर, तो एक आ गया। आर कितना दे रखा है 0.0821 इनटू टी 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में रखोगे, किसमें रखोगे? केल्विन में। क्यों क्यों केल्विन में रखोगे? आर की वैल्यू किसमें रखा आपने? केल्विन में, तो इसको भी केल्विन में। 27 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 300 केल्विन, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वो 1.93 आएगी। कैलकुलेट करना, आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.93। अब आपको आई तो निकल गया, लेकिन आपको निकालना क्या है? अल्फा। तो आपको पता है कि जब NaCl को पानी में डालूंगा तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस बनेगा, है ना। मान लेते हैं इनिशियली इसके C मोल थे, इसके 0 मोल, इसको 0 मोल। एट कुछ टाइम बाद, एट टाइम t बोल दो, इसमें से कुछ ना कुछ कम होगा, तो C माइनस C अल्फा, ये C हो गया होगा, ये कितना हो गया होगा? C अल्फा। आई कितना हो चुका? C अल्फा। बात समझ में आ रही है? आइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। इनिशियली मान लिया इतने थे, इसका कंसंट्रेशन C था, इसका 0 एट इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचोगे, एट इक्विलिब्रियम, तो C माइनस C अल्फा हो चुका होगा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल निकालो, टोटल मोल, तो क्या आएगा? C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, है ना। तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? C प्लस C अल्फा, है ना। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल आ गया, टोटल मोल आया, है ना। बिल्कुल सही। तो आई कैसे निकालते? इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था, है ना। आई ऐसे निकालते हैं ना, इनिशियली कितना था अपने पास? इनिशियली कितना था NaCl? इनिशियली ये था अपने पास C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा। इनिशियली कितना था? टोटल मोस्ट इक्विलिब्रियम पे आ चुका है इतना, टोटल मोस्ट इक्विलिब्रियम पे आ चुका है इतना। इसमें से कॉमन लोगे तो टोटल मोल आ चुका है। इनिशियली अपॉन फाइनल अपॉन इनिशियल करते हैं। आई कैसे निकालते हैं? आई कैसे निकालते हैं? याद करो, एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली कितना आ गया? C प्लस C अल्फा, और ये कितना दिया हुआ था? C, तो ये आई कितना आ गया? C कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन C से खत्म, तो आई कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा, है ना। आई कैसे निकालते हैं भाई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू, है ना, या नॉर्मल वैल्यू बोल दो या बोल दो, इसी तरीके से तो निकालते हैं आई। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, इस साल भी रिपीट हो सकता है, तो इसको जरा ध्यान से करना। आई कैसे निकालते हैं? अगर मोल्स के टर्म में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद जब ये टूटा तो उसके मोल्स कितने हुए थे? इतने मोल थे, और डिवाइड बाय इनिशियल मोल, है ना। इनिशियल मोल कितना बना था आपका? C कितना लिया था? C मोल लेके चला था, तो C से C कट गया, तो ये 1 प्लस अल्फा आ गया। आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1.93 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना चला? 0.93। 0.93 का मतलब 93%, कितना? 93, सॉरी, कितना आएगा? 93%। देखो क्या क्या, एक बार फिर से समझ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था, तो पाई इक्वल्स टू ICRT लगा दिया हमने, यहाँ से आई निकाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है NaCl को जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। मान लिया इसके इनिशियल मोल C था,
ये जीरो और ये जीरो। एट इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हो जाएंगे, सी माइनस सी अल्फा, सी सल्फा और सी अल्फा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने आ गए, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये आ गया। आई कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन हो रहा है इसका, डिसोसिएशन होने के बाद टोटल मोल कितना आ रहा है, सी प्लस सी अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल कितना था, सी, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, सी। सी कॉमन आ गया, सी 1 प्लस अल्फा बाय सी, सी से सी कट गया, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ से आई पता है 1.93, 1 प्लस अल्फा, अल्फा 0.93, 0.93 मतलब 93%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट सवाल था ये काफी। मिटा दो, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो पता ही है। आइडियल सॉल्यूशन पहला क्या है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है भाई, जीरो, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी कितना होता है, जीरो। दूसरा, इट ओबेज राउल्स लॉ, राउल्स लॉ एट राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ऑल टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल, ये डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, है ना, राउल्स लॉ। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है डिफाइन एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, देखो एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशन का, दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, से कंपोजिशन होना चाहिए किसमें, लिक्विड में, एंड वेपर फेज। सेम कंपोजिशन होना चाहिए किसमें, लिक्विड एंड वेपर फेज, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है, व्हाट इज एजियोट्रॉप। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, what type of azeotrope is formed by positive deviation or negative deviation from Raoult's law। तो पहला है, a minimum boiling azeotrope is formed by showing a large positive deviation from Raoult's law at a specific composition। minimum boiling azeotrope form होता है कब, जब लार्ज क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से। इसके एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। उसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन होता है कहां से, राउल्ट्स लॉ से। कब, राउल्ट्स लॉ से। तो क्या बनता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2020 में आ रखा है। सवाल क्या है, 0.01 छोटा है मतलब ये दे रखा है मोलैलिटी, क्या दे रखा है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कितना हो गया, 0.01। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 फ्रीजेस एट, कितने में फ्रीज करता है, -0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ, मतलब बेसिकली हमें निकालना है अल्फा। याद करो हमने एक NaCl का क्वेश्चन किया था जस्ट पिछले वीडियो, मतलब दो क्वेश्चन पहले, है ना, सेम टू सेम, उसमें भी अल्फा निकालना था, इसमें भी अल्फा निकालना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में मोलैलिटी दे दिया है, पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको यहाँ एक चीज सिखाना है कि देखो डेल्टा टी जो होता है ना, डेल्टा टी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, कहने का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा टी कहीं दिया 1 डिग्री सेल्सियस तो ये 1 केल्विन के बराबर होगा। क्या होगा, 1 केल्विन के बराबर होगा। डेल्टा टी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। अगर लिखा है डेल्टा टी इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस तो ये 15 केल्विन के बराबर होगा, है ना, क्या 15 केल्विन के बराबर होगा। पहला चीज तो ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ज्यादा काम आएगी आपको, कि डेल्टा टी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है।
तो हमें सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ कैसे निकालते हैं? टी नॉट एफ माइनस का टी एफ। डेल्टा टी एफ प्रिज्म पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ कितने रखा है? 0.068। तो ये कितना हो जाएगा? 0.068 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी एफ कैलोरी में कितना आएगा? 0.0678, है ना, क्योंकि डेल्टा टी एफ जितना डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी एफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ये सेल्सियस में, जबकि क्या है केल्विन में। अब हमें निकालना परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? आई के एफ और इनटू में मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ आ गया 0.068, आई हमें पता नहीं, के एफ है 1.86 इंटू मोलैलिटी है 0.01। तो यहाँ से आई निकल जाएगा। आई जब निकालोगे तो ये आई अप्रोक्स आएगा 3.65। कितना आएगा? 3.65। ये आ गया आई, है ना। सेम टू सेम NaCl वाला कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम इसका कॉन्सेप्ट होगा। आपको पता है AlCl3 है, ये पानी में डालने पर टूटेगा। Al+3 और 3 क्लोरीन है तो 3Cl माइनस। इनिशियली मोल देखेंगे, इनिशियली कितने मोल है? C 0 एट इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हो जाएंगे? C माइनस सी अल्फा। एक मोल से एक मोल तो C अल्फा से C अल्फा, एक मोल से 3 मोल तो C अल्फा से 3C अल्फा। टोटल मोल कितना रहेगा? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, सबको जोड़ दो, C माइनस इन सबको जोड़ दो, प्लस C अल्फा प्लस 3C अल्फा। ये कट गया, क्या बच जाएगा? C प्लस 3C अल्फा। तो I कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है ना अपने आयंस में। तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल बच रहे हैं इसके? ये C प्लस 3C अल्फा अपॉन इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितने हैं इसके? C, तो अपॉन C। तो I के ऊपर कितना आ गया? C कॉमन, क्या बच जाएगा? 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई C, कट गया। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा। और आई के लिए देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, निकाला था हमने, ये निकाला था कितना? 3.65 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा। तो ये 3.65 माइनस 1 3 अल्फा, ये 2.65 मल्टीप्लाई में डिवाइड इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा यहाँ से निकालोगे तो 0.883 आएगा, मतलब परसेंटेज में कितना आएगा? 88.3%। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 88.3%। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और ये सवाल तो अल्फा वाला सवाल हर साल, मतलब हर 2 साल में वो पूछ ही लेता है। तो उम्मीद है कि इसका भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इन अ लीटर मतलब टेम्परेचर है 300 केल्विन, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है उसका। तो पाई इक्वल्स टू CRT होता है ना। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, अब एक दूसरा केस भी है। if the osmotic pressure of glucose solution is 1.5 bar at the same temperature, 1.5 बार होगा ये एट द सेम टेम्परेचर। ये 2019 में आया सवाल है, ठीक है, 2019 का। सेम टेम्परेचर, व्हाट विल बी दिस कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन पूछा आपसे, है ना। तो सबसे पहले क्या, अलग अलग किस, पाई 1 मान लो, C1 मान लो, टेम्परेचर तो सेम है, तो पाई 2 इक्वल टू क्या होगा? C2RT। इधर निकालो, डिवाइड कर दो पाई 1 अपॉन पाई 2, तो पाई 1 कितना है? CRT अपॉन C2RT। टेम्परेचर सेम है, क्वेश्चन में बोला है, R कांस्टेंट है, तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। पाई 1 कितना है? इनिशियली कितना है इसका प्रेशर? 4.98। पाई 2 कितना है? 1.52 इक्वल टू C1 कॉन्सेंट्रेशन। C1 मतलब क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास 30 ग्राम, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अ लीटर मतलब 1 लीटर, तो कितना आएगा? 1/6। तो ये 1/6 और C2 हमें निकालना है ना। पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ से C2 निकालोगे तो कैसे क्या हो जाएगा?
C2 निकालोगे तो 1/6 इंटू 152/498 है ना, याद आएगा, आ जाएगा। इसको काटोगे पीटोगे तो ये C2 अप्रोक्स कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको। काटने पीटने के बाद ये C2 आपका लगभग, मैंने काट रखा है, ये आएगा आपका 0.051 मोल पर लीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा सेकेंड का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए 30 क्वेश्चन को हमने किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।